नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल पे और मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है गौरव सिंह। आज हम बात करने वाले हैं जो राहुल गांधी जी ने जवाब दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके भाषण पे, जिन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सत्रों में कांग्रेस को घेरते हुए और ऐसा कह सकते हैं कि लताड़ते हुए उनको कई मुद्दों पे घेरा। लेकिन राहुल गांधी ने भी जो उनको जवाब दिया है वो इधर उधर राहुल गांधी भी नहीं हटे। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में लगता है कि जब भी कांग्रेस ने सवाल पूछा है और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आए उस सवाल के जवाब देने के लिए, उस वक्त हर पहलू पे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जवाब को किसी और दिशा में मोड़ने की कोशिश की है। और हमेशा से यही होता रहा है कि मेजॉरिटी जब आपके हित में हो और चिल्लम चिल्ली हो तो किसी भी सवाल का जवाब आप अच्छे से नहीं दे सकते। हालांकि उस मामले पे राहुल गांधी ने एक बार फिर से जवाब दिया है, प्रधानमंत्री मोदी से एक बार फिर से सवाल पूछा है कि आप जितना भी चाहे उतना भी घेर ले, आपको जितना बोलना है आप कांग्रेस पार्टी को बोल लीजिए, लेकिन मेरा सवाल एक ही रहेगा कि आप हमसे पाकिस्तान और चीन के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करना चाहते। बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो मेरे परनाना थे नेहरू जी, उन्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत तल्ख तेवर दिखाते हुए ये जरूर कह दिया है कि पीएम मोदी अपनी जो ब्रांडिंग होती है, जो मार्केटिंग होती है, उसके मास्टर हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ही अपने प्रचार प्रसार पे ध्यान देते हैं, लेकिन उन प्रचार प्रसारों में एक बात जो सबसे जरूरी है ध्यान देने वाली, हमें सबको पता होगा कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी या फिर प्रधानमंत्री मोदी की नई टैगलाइन हर चुनाव में आ ही जाती है, कुछ ना कुछ अलग चीजें आई जाती है, लेकिन वो कभी भी महंगाई, विकास, बिजली, पानी, इन पे बात नहीं होती। हमेशा से ही सरकार से ये सवाल पूछा जाता है कि आप महंगाई पे बात क्यों नहीं करते, आप चीन पे बात क्यों नहीं करते हैं, है ना, आप यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा पे बात क्यों नहीं करते। और इसके साथ साथ ये भी सवाल पूछा जाता है उनसे कि आप जवाब उटपटांग क्यों देते हैं। आशु, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सबसे पहले 2014 में पीएम मोदी की सरकार बनी थी, उस वक्त मैं डेस्क पे काम कर रहा था और डेस्क पे हर रोज खबरें मेरे हाथ से छन छन के निकलती थी। तो मुझे आज भी वो मैनिफेस्टो के मुद्दे याद है जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में दिए थे, जिनके ऊपर लोकसभा में 2014 का चुनाव लड़ा गया था। ये जो मुद्दे मैं आपको गिनवाता हूँ। विदेश नीति का मुद्दा, पाकिस्तान को करारा और ईद का जवाब पत्थर से देने की बात कही गई थी, दाऊद को गिरबान पकड़ के इंडिया में लाने की बात की गई थी, महंगाई को खत्म करने की बात की गई थी, बेरोजगारी खत्म करने की बात की गई थी, रिश्वतखोरी यानी भ्रष्टाचार को बिल्कुल मिटाने की बात की गई थी। इसके अलावा विदेश नीति की बात की, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, या फिर जो हमारे जैसे पड़ोसी देश हैं, इनके अलावा जो हमारे दूर दराज के संबंध हैं जिन देशों से, उनमें हम बहुत अच्छे संबंध कायम करेंगे और उनकी टेक्नोलॉजी में को हम यहाँ लेकर आएंगे। लेकिन जब धरातल पर हम बात करते हैं, आज भी अगर हम देखें कि चलो 2 साल से कोरोना काल आ गया, लेकिन पिछली परफॉर्मेंस क्या रही। गौरव जी, यहाँ पे एक और बात है कि हम तो पिछली परफॉर्मेंस भी देखेंगे। आप कोरोना काल का बहाना दे दीजिए। आप पहले शुरुआत में क्या सुनने को मिला था, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, वो कहीं बिल्कुल। और इन्हीं योजनाओं के तहत युवाओं को बहुत बड़े सपने दिखाए गए थे कि मेक इन इंडिया, हर हाथ को रोजगार मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा। लेकिन क्या वो हो पाया? या फिर डिजिटल इंडिया यानी शाइनिंग इंडिया, आज वो कहां है? अभी देखिए आशु, जैसे कि हमने देखा था स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी जी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां से असेंबल हुई? चाइना में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनी, जिसे हैदराबाद में अभी पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया है। ये कहां बनी? 500 करोड़ की लागत से बनी है, चाइना में बनी है। आप जब केंद्र सरकार चाइना के हाथों की कठपुतली बना हुआ है, या कह सकते हैं कि चाइना पर इतनी बुरी तरह से आधारित हो चुका है, फिर लोगों की क्या गलती है? क्या लोग अकेले चाहकर वो सब चीजें कर पाएंगे? वो चाइना को बॉयकॉट कर पाएंगे? मुझे लगता है देश का कोई भी नागरिक कोई भी सामान खरीदने चाइना नहीं जाता है। ये सरकार ही तो है जो हमें सामान मुहैया कराती है। मेड इन इंडिया की हमेशा प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, हमेशा से एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, हमेशा से कंपनियां चलाने की बात करते हैं। लेकिन आप जब फॉरेन लॉज उठा के देखेंगे कि अगर कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आके व्यापार करे, आके यहाँ हमारे यहाँ बिजनेस करे, वो क्यों नहीं आती? वो अभी जब हमारे पास मौका था, जब हाल ही में चीन और अमेरिका के बीच बिजनेस को लेकर कोल्ड वॉर छिड़ी हुई थी, जिसमें एप्पल की भी फैक्ट्रीज उठा के अमेरिका वापस बुला लिया गया, कई फैक्ट्रीज चीन से हटाई गई चीन के कड़े कानून को लेकर, तब भारत के पास एक बहुत अच्छा अवसर था कि वो अपनी तरफ उन सभी चीजों को खींचे। लेकिन यह भारत की विदेश नीति है जिसके बारे में हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं और कहीं ना कहीं उनके समर्थक कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद से हमारी विदेश नीति सुधरी और हमारे पड़ोसी देशों से हमारे संबंध अच्छे हुए हैं। खासकर तो पड़ोसी देशों को तो छोड़
दीजिए, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आई। उतने बड़े जो अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब कर सकते थे वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाए। बड़े बड़े ऐसा कह सकते हैं कंपनीज को इंडिया में बुलाने की, वो कि चले गए इंडोनेशिया चले गए, हमारे जो पड़ोसी देश है उधर चले गए, मलेशिया चले गए, लेकिन हमारे पास वो नहीं आ सके। और बिल्कुल जैसा कि पीएम मोदी हमेशा से इस बात पे भी एक विवादों में रहे थे। आप कोरोना टाइम से पहले देखिए कि उन्होंने विदेशी यात्राएं कितनी की हैं, उनका कितना मोटा देश का बजट उनकी विदेश यात्राओं पे खर्च हुआ है। शायद अगर वही पैसा देश में लगाया जाए, ये यूनिवर्सिटीज बनाई जाए, उससे एम्स बनाए जाए तो शायद बहुत, लेकिन मैं ये सवाल बिल्कुल ही उठा रहा हूं कि पीएम मोदी की विदेश यात्राएं खोखली थी। जाहिर सी बात है वो कहीं गए हैं तो अच्छे संबंध बनाने गए, और ये भी बहुत जरूरी होता है आशुकेश कि आपके जो आपका प्रधान सेवक है, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं। अगर एक सेवक के तौर पर भी वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने कहीं जा रहे हैं तो अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे मैं उसके बदले सवाल ये है कि हमें वहां से मिलता क्या है। यहाँ से मैं आप एक और बात जोड़ना चाहूंगा, वहां से हमें मिलता क्या है, और इसके साथ साथ जब भी प्रधानमंत्री जी, जैसे कि अभी हमारा टॉपिक राहुल गांधी जी से रेलेवेंट था क्योंकि उन्होंने जवाब दिया है प्रधानमंत्री मोदी को, उन्होंने सर्टिफिकेट की मांग भी नहीं किया, उन्होंने बोला कि हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हमारे जो परदादा थे उन्होंने क्या किया। लेकिन यहाँ पे जब भी इलेक्शंस आते हैं, जब भी इलेक्शंस की बात आती है, तब वो कांग्रेस को घेरने के लिए नेहरू को पकड़ते हैं। क्या अगर इकोनॉमी गिरी, नेहरू ने कराया, डेमोक्रेसी टूट रही, नेहरू ने कराया। हमें क्या चाहिए? अगर मैं एक आम नागरिक हूं, अगर मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे रोजगार चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए कि मुझे रात को कोई मार के ना चला जाए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि मेरा जो हेल्थ सेक्टर है, अभी कोरोना काल में हमारी इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड पे थी, ग्राउंड से हम रिपोर्ट कर रहे थे, वहां पे हमें क्या देखने को मिला? क्या वो अमेरिकन मॉडल था? अगर एक यहाँ पे गौरव जी मैं आपसे बात शेयर करना चाहूंगा जो मुझे पर्सनली लगती है, मुझे नहीं पता आपको या फिर आप उससे एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारा जो डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है ना इंडिया का, बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि आप देखिए राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, फिर उसके बाद से प्रधानमंत्री के अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, उसके बाद से स्टेट के पास पावर है, स्टेट में मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग मंत्री है, पूरा सेटअप है। उसके बाद से जब आप जिला में पहुंचेगा तो एक जिले में नगर परिषद है, वार्ड में पहुंचेगा वार्ड कमिश्नर है, ये सब है, वार्ड कमिश्नर है, आप गांव में पहुंचेगा पंचायत है, यानी हर एक छोटी से छोटी गांव के लिए एक इंसान को खड़ा किया गया है कि आप उनका देख रेख कीजिए। आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उन सभी चीजों को, जो हम करप्शन की बात करते हैं, उन सभी चीजों को इतने बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट कराया गया होता तो क्या सेकंड वेव में हमें इतनी बड़ी क्षति पहुंचती। और सबसे बड़ी बात आशुकेश ये है कि पीएम मोदी ने बहुत आसानी से ये चीज तो कही पार्लियामेंट में कि विपक्ष ने इस आपदा को अवसर बनाने का काम किया, यानी उन्होंने कहीं भी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सरकार को घेरना तो विपक्ष का काम है। मोदी जी से सवाल तो सबसे बड़ा ये है, या फिर बीजेपी से भी एक सवाल ये है कि क्या कोरोना काल में जो एक 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की गई थी उस पे कितना पैसा खर्च हुआ? क्या ऑक्सीजन की कमी से लोग नहीं मरे? बिल्कुल, ये अपने आप में आंकड़े बताते हैं। क्या कोरोना में कितनी मौतें हुई हैं ये भी जग जाहिर है। कोरोना में किस तरीके से मैनेजमेंट खराब था, मतलब सरकारी जो सुविधाएं लोगों तक एक मिनट में पहुंचनी चाहिए वो कई घंटों तक नहीं पहुंच पा रही। बिल्कुल, हॉस्पिटल्स इतने बड़े बड़े हैं, सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन वो नेताओं और मंत्रियों के हाथों ही कठपुतली बन गए थे कि नेताओं के मरीज हैं तो वो एडमिट हो रहे हैं, एक आम आदमी जिसके लिए वो अस्पताल बनाया गया है उसे बेड नहीं मिल पा रहा है। तो फिर करप्शन भी आप कहां खत्म होने की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं खत्म हुआ ना। इतनी भयावह स्थिति हमने अपनी आंखों से देखी है। चलिए कोरोना भी निकल गया, अब कोरोना भी खत्म हो चुका है। अब हमारे पास अभी एक और थर्ड वेव आया था, हालांकि भगवान का शुक्र है कि उससे हमें उतनी ज्यादा क्षति नहीं पहुंची और हमने अपनी गलतियों से सीखा भी था, और जिसको लेके कि हम वैक्सीनेटेड हुए और उतनी क्षति हमें नहीं पहुंची। लेकिन अब कुछ दिन पहले गौरव जी आपको याद होगा कि महंगाई दर भी आई हुई थी देश में। जब भी महंगाई दर आती है, और अब की बार की महंगाई दर इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 5 सबसे बड़े बड़े राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं। इसमें भी सबसे पहले कहा जाता है कि जो यूपी का रण है वो एक तरह से सेमीफाइनल है लोकसभा चुनाव के लिए। बिल्कुल सही बोला। तो 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ये जो पिछली सरकार आई है 2019 में, इसका भी 2.5 साल का टेन्योर निकल चुका है और 2.5 साल बच गया है। 2.5 साल बाद अगर सरकार यहाँ पे अपना बढ़िया रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पाएगी तो कहीं ना कहीं वो इस इलेक्शन पे भी उसकी इमेज देखनी पड़ेगी। देखिए आशुकेश, मैं एक बात कहता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। पिछली बार जब योगी जी या बीजेपी यूपी में आई थी, अब यूपी चुनाव की आपने बात की है तो बताना जरूरी है, तो जितने भी ओपिनियन पोल्स आए थे सामने वो क्या बताते थे कि 300 प्लस सीट जाएंगी बीजेपी की, और वाकई में एक तरफा जीत मिली थी। बिल्कुल, जो परचम लहराया गया था उसमें भी कहा गया कि योगी से ज्यादा जादू मोदी का चला है, क्योंकि योगी को तो बाद में लेकर आए थे, रिप्रेजेंट बाद में रिप्रेजेंट कोई ऐसा हिंदू फेस तो बनाया नहीं था। लेकिन उसमें भी कहा गया था कि मोदी मैजिक एक बार फिर चला, एक बार फिर यूपी में बीजेपी आई। लेकिन अब के जो ओपिनियन पोल है वो
100 सीटें 110 सीटें कम दिखा रहे हैं। अगर इतनी सीटें बीजेपी खाते से निकल जाती हैं वाकई में और इतनी सीटें विपक्ष के खाते में ऐड हो जाती हैं तो चुनाव तो नतीजे एकदम उलट हो जाएंगे। बिल्कुल उलट हो जाएंगे। और ये एक ही सीधा सीधा इसी बात को डिनोट करता है कि जनता जो जनता जनार्दन होती है, जो तय करती है कि मुझे कौन रिप्रेजेंट करने वाला है, वो कहीं ना कहीं सुखी नहीं है, इस बात से संतुष्ट नहीं है कि जो जिस चीज को हमने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी यही कहा जाता है कि हमें लगा था कि ये बदलाव आएगा, वैसे ही योगी जी आए तो उनको भी देख के यही लगा कि अब जो है अब बदलाव आने वाला है। लेकिन क्या सच में बदलाव आने वाला है, ये यूपी की जनता बहुत ही अच्छे से जानती है, यूपी के किसान बहुत ही अच्छे से जानते हैं और ये पूरा भारत भी बहुत अच्छे से जानता है। तो जहां बदलाव आए हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं उन्हें भी बिल्कुल उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। जैसे कोरोना की बात हम कर रहे थे, तो जो वैक्सीनेशन है मैं कहता हूं बहुत मजबूती से फैसला लिया गया। घर घर तक, दुर्गम इलाकों तक वैक्सीन पहुंचाई गई। जो पहाड़ी इलाके हैं, आप देखिए जब आपको दिल्ली मुंबई में वैक्सीनेशन का एक फैसिलिटी मिली, उसी टाइम पे वो जो दुर्गम इलाके हैं देश के, वहां पे भी वैक्सीनेशन शुरू हुआ। बिल्कुल। आज देश की 90% पॉपुलेशन ऐसी है जो फर्स्ट वैक्सीनेशन ले चुकी है। फिर तो ऐसी चीज, बड़ी उपलब्धियों को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते कि जहां पे पीएम मोदी ने, बीजेपी सरकार ने एकदम से कॉल लिया और उस कॉल का फायदा ये हुआ कि इतने लोगों की जान जाने से थर्ड वेव में बच गई। देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि जो काम कर दिया गया है उससे कभी नकारा नहीं जा सकता और हमने आपको उस काम के लिए ही बुलाया है। हमने आपको इसलिए चुना है क्योंकि हमें आपसे उम्मीदें थी, एक बार फिर से उम्मीदें थी। हमें नहीं जानना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्मी भेजी थी कि नहीं भेजी थी। हम मानते हैं कि उस वक्त के दौर में वो भेजना चाहिए था, उस वक्त के दौर में वो गलत था। गोवा लेट आजाद हुआ, बाद में आजाद हुआ। लेकिन अभी का क्या मुद्दा है, अभी मेरे घर का चूल्हा उससे नहीं जलने वाला। बिल्कुल, आम नागरिकों का यही सवाल है। समझने वाली बात यही है आशुकेश, जहां तक की बात है, मैं भी ये सब चीजें रोज पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि चुनावी मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री की बात आती है तो देश के प्रधानमंत्री को विकास के मुद्दे, जिन मुद्दों पे उन्होंने, जो वो सत्ता में आए हैं, सिंहासन तक पहुंचे हैं, उन मुद्दों पे अगर वो बात ना करें तो कहीं ना कहीं वो अपने कॉलर बचा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो उन मुद्दों पे बात करना बहुत जरूरी है सरकार के लिए भी। बेशक अगर सरकार कुछ मुद्दों पे विफल भी हुई है, चाहे वो कोरोना काल की वजह से हुई हो या कुछ और पॉलिसीज की वजह से हुई हो, तो वहां भी सरकार को उन मुद्दों को फेस करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बचना और टोपी ट्रांसफर करना या बॉल को दूसरे के खाते में, दूसरे पाले में डाल देना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये कभी भी 56 इंच का चौड़ा को नहीं डिनेट करता। जो बोला जाता है मोदी जी का जो सीना है वो 56 इंच का है। अगर आपको वो 56 इंच का सीना दिखाना है तो आपको इन सभी मुद्दों पे खुल के और छाती चौड़ी करके जवाब देना होगा कि हाँ हमने किया है। जैसे आप वैक्सीनेशन पे बोलते हैं, जैसे आप फ्री राशन पे बोलते हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश में रैपिड मेट्रो पे बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ भी बोलना होगा कि आपने कितना रोजगार दिया, क्या आपने मैनिफेस्टो को पूरा किया 5 साल में, कि आपने नहीं किया। इन सभी बातों को एक एक करके जवाब में लाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो पे, जो आज हमने आपको खबर दिखाई है कि मोदी जी के वार पर राहुल गांधी का पलटवार। तो मोदी जी के जो तर्क थे वो कितने सही थे और राहुल ने जो जवाब दिया है वो कितना, उसमें कितनी सच्चाई है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं फौरन लिख दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसके अलावा वीडियो को फैलाएं, इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और ऐसी चटपटी और तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारा चैनल इंडिया न्यूज जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मुझे और आशुकेश को फिलहाल दीजिए इजाजत। बहुत जल्दी लौटेंगे आपके सामने कुछ और बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।